इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह। कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में हम कानून से जुड़े विभिन्न मुद्दों और पहलुओं की जानकारी आपके समक्ष उपलब्ध करवाते हैं। आज के कानूनी सलाह का हमारा विषय है महिलाओं के संवैधानिक अधिकार और कानूनी प्रावधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में सादर आमंत्रित है श्रीमती रिंकू कौल, जो माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश और जिला न्यायालय शिमला में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। दर्शकों, महिलाओं के अधिकारों की बात काफ़ी समय पहले से होती आ रही है। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है यदि उस देश की स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है। हमारे देश का भावी पीढ़ी जिसके गर्व से जन्म लेती है, दुर्भाग्य की और विडंबना की बात यह है कि उसी देश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हमारे महिलाओं के कौन कौन से संवैधानिक अधिकार हैं, ख़ास तौर से अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं की, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में जागरूक कराने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है और आने वाली 15 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकारों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर निर्भीक और स्वतंत्रतापूर्वक अपना जो जीवन है उसको सही तरीके से जी सके। आज का हमारा विषय महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है। सबसे पहले श्रीमती रिंकू कौल, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद सुरेश जी। शुरुआत आपसे यही जानकारी के साथ करना चाहेंगे कि जब भी हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो महिलाओं को अलग से अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा ऐसा मानना है कि प्राचीन काल से ही जैसे महिलाएं घर पर रहती थी जी तो उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना होती थी। जी तो उनका एक बीइंग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको स्पेशल कानूनों की आवश्यकता है। जी तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जो है डिफरेंट कानून महिलाओं के पक्ष में बनाए हैं। जी अक्सर हम बात करते हैं संविधान का जो हमारे निर्माण हुआ है उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है उसमें सम्मिलित किया गया है, उनके अधिकार और कर्तव्य निहित किए गए हैं। तो संवैधानिक तौर पर ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो विशेष रूप से भारत के महिलाओं को दिए गए हैं? महिलाओं को आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। जी इसके साथ साथ आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जैसे अगर कोई महिला है तो सिर्फ इसीलिए जो है उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इवन जो आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है उसमें सरकार को इतना अधिकार दिया गया है कि अगर सरकार को लगता है कि महिलाओं के लिए कोई स्पेशल कानून होने चाहिए या बच्चों के लिए, तो सरकार जो है वो कानून बना सकती है महिलाओं के फेवर में, बिल्कुल और बच्चों के फेवर में। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, अगर आर्टिकल हम 19 की बात करें तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हर किसी को होना चाहिए और उसमें महिलाएं भी शामिल है। बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त जैसे महिलाओं को वो कोई भी कार्य कर सकती हैं, जैसे प्रोफेशनल कोई भी कार्य जो है अपनी स्वतंत्रता से और अपनी इच्छा से और किसी भी स्टेट में इंडिया के किसी भी स्टेट में और कहीं भी वो अपनी इच्छा से कोई कार्य भी कर कार्य सकते कर सकती अपनी योग्यता के अनुसार के अनुसार। बिल्कुल कार्य कर सकते। इसके अलावा अक्सर हम देखते हैं कि बात सबसे पहले आती है जीवन के सुरक्षा की और जीवन के जीने की। तो क्या कोई जीवन सुरक्षा या जीवन के जीने से संबंधित अधिकार भी संवैधानिक रूप से हमारे देश की महिलाओं को उपलब्ध है? बिल्कुल। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ मीन्स जीने का अधिकार, जिसे आप बोलते हैं जीने का अधिकार विद मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार, विद डिग्निटी एंड डिसेंसी। जी बिल्कुल। तो ये अधिकार जो है आर्टिकल 21 में महिलाओं को दिया गया है। बिल्कुल जी हाँ। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग मत मज़हब और पंथ और संप्रदाय के जो लोग रहते हैं तो उसमें महिलाएं भी आती हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित किस तरह के जो अधिकार है वो हमारे देश में महिलाओं को उपलब्ध है? जैसे आपका जो है रिलीजन को आप कोई भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं जी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के।
इवन जो आपका महिलाएं हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे क्रिश्चियन है, वो अपने रिलीजन को अपने धर्म के अनुसार जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। जी रिंकू कौल, अगर हम बात करते हैं कानूनी प्रावधानों की, तो अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो समाज में कई स्थानों पर, कई जगहों पर या कई ऐसी स्थितियों में अपने आप को असहज महसूस करती हैं, और वो उनके लिए जो है स्पेशल एक्ट्स बने हुए, स्पेशल कानून बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, तो सुरक्षा से संबंधित उनके लिए कौन से अधिकार है, कौन से कानून है जो जिसके तहत हमारी जो महिला है वो ये समझ सकती कि वो किसी भी स्तर पर जो है पुरुषों के अपेक्षा दोयम दर्जे पे नहीं आती है। अगर हम बात करें, जैसे अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जो यूनियन मिनिस्ट्री ने करवाया था जी, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि हर तीसरी महिला, 15 साल से ऊपर की हर तीसरी महिला किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित की जा रही है जी, तो उस अगर प्रताड़ना की बात करें तो इसमें ये पाया गया कि तकरीबन 70% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा की शिकार हैं। जी, जी। और जो है उसके अतिरिक्त जैसे जो बाकी कुछ फैमिली में है, उस तरह से जो है प्रताड़ना हो रही है फीमेल्स की। जी मैडम, आप अक्सर हम देखते हैं कि जो ये घरेलू हिंसा है या महिलाओं के साथ हिंसा, ये एक बहुत ही व्यापक विषय है। इसमें तरह तरह के जो है प्रताड़ना महिलाओं को सहन करनी पड़ती है, चाहे वो घर की हो, उसके परिवार से संबंधित हो। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कौन से कानूनी प्रावधान है जो महिलाओं को सुरक्षित करते हैं? इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है जिससे महिलाओं को जो अगर उनकी प्रताड़ना होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है वो केस फाइल कर सकती है जी। उसमें जो है आपकी अगर अब्यूजेस की बात करें, जैसे अगर उनको फिजिकल क्रुएलिटी होती है, जैसे शारीरिक तौर पे प्रताड़ना होती है, या फिर जैसे मेंटल क्रुएलिटी की अगर हम बात करें, जैसे मानसिक जो आपकी प्रताड़ना है, या इवन इकोनॉमिक हम अब्यूज़ की बात करें, जैसे कि जो है उनको अगर खर्चा नहीं दे रहे हैं, जैसे जो उनके पति हैं वो खर्चा नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि महिला कमाने जाती है, कमा कर लाती है, उसका पति व उसके ससुराल वाले वो जो वो कमा कर लाती है वो उसको रख लेते हैं और अल्टीमेटली वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं लोगों के हाथों। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसकी सेक्शन 12 के तहत जो है कंप्लेंट फाइल की जा सकती है जी। और महिलाएं जो है इसमें जैसे मॉनेटरी बेनिफिट्स, फिर वो प्रोटेक्शन मांग सकती हैं अगर जैसे उनके साथ फिजिकल प्रताड़ना हो रही है, जैसे बात की हमने, तो वो जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ले सकती हैं। इवन जैसे रेजिडेंस ऑर्डर्स मतलब अगर उसको घर से निकाल दिया जाता है तो वो जिस घर में वो रह रही है अपने पति के साथ, वो उस घर पे रहने के लिए भी जो है ऑर्डर ले सकती है, और अगर वो अलग से रहना चाहती है तो वो एक सेपरेट रेजिडेंस के लिए भी जो है एंटाइटल्ड रहती है इस एक्ट के अंदर जी। इवन जैसे बच्चों की कस्टडी की बात होती है, फिर मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात होती है, तो वो जो है आपका डोमेस्टिक वायलेंस में उनको सारे प्रावधान जो हैं और ये सुविधाएं दी गई हैं जी। अक्सर हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा के साथ साथ महिलाओं के साथ यौन हिंसा या यौन उत्पीड़न भी अक्सर देखने को मिलता है, और कई केसेस भी इस तरह के जो है वो कोर्ट कचहरी में देखने को मिलते हैं। तो यौन उत्पीड़न के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से क्या प्रावधान रहते हैं? यौन उत्पीड़न जो है आपका, जैसे अब रेप जो स्पेसिफिक एक टर्म जो आपका यूज़ होता है, अगर उस तरह का कोई भी जघन्य कार्य अगर किसी महिला के साथ होता है तो 376 IPC का सेक्शन है जिसके अंडर जो है केस फाइल होता है, जो कंप्लेंट फाइल होती है इनफैक्ट, और उसके बाद जो है फिर एक ट्रायल चलता है। बिल्कुल जी। तो अगर हम हिंसा के खिलाफ महिलाओं के कानून की बात कर रहे हैं तो उसमें एक दहेज बहुत बड़ा एक सामाजिक कुरीति भी है और ये अपराध भी है। तो दहेज के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दहेज ना देना पड़े या कोई दहेज मांगता है तो उसकी सुरक्षा में किस तरह का जो कानूनी प्रावधान है वो हमारे देश की महिलाओं को मिले हुए? इसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना हुआ है जिसमें दहेज देना व लेना दोनों ही अपराध है। जी जी। और उसमें जो है अगर बाय चांस कोई दहेज देता है या फिर कोई दहेज मांगता है जी, तो जी। उस दोनों ही स्थिति में जो है उसमें सज़ा का प्रावधान है। जी मैम, ये अक्सर हम जो हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके तहत
जो महिला है उनको ये एक्ट के तहत सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन अन्य समुदाय की जो महिलाएं हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो तरह तरह के विविधता से भरपूर है और तब अलग अलग पंथ और संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, तो अन्य समुदाय की महिलाओं के लिए उनके वैवाहिक जीवन के लिए और मतलब जो सुरक्षा के लिए कौन से कानून है? जो हिंदू टर्म है, हिंदू में जैसे आपके जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, आपके सिख्स हो गए, ये सब जो है हिंदूज में आते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो आपके रह जाते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आते हैं, या फिर जैसे अगर आप मुस्लिम्स की बात करें तो उनके मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, वो उनके कानून के तहत जो है गवर्न होते हैं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का आपने जिक्र किया, ये किस तरह का जो एक्ट है और ये किस तरह से जो अन्य समुदाय की महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देता है? इसमें जैसे है ये स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है प्रावधान जो आपका दिया गया है, जैसे कि मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी जी। तो जो भी व्यक्ति हिंदू नहीं है तो वो अगर शादी करना चाहते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है वो शादी कर सकते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर जैसे उनकी सपोज क्रुएलिटी के ग्राउंड पे अगर बाई चांस कल को नहीं बनती है तो क्रुएलिटी के ग्राउंड पे डिवोर्स हो सकता है, या जैसे उसके डिवोर्स के वो जो आपके हिंदू मैरिज एक्ट में जो है सेम उसमें भी है आपके जी स्पेशल मैरिज एक्ट में। और जैसे उसमें खर्चे का प्रावधान ड्यूरिंग पेंडेंसी, जैसे आपका जब केस विचाराधीन रहता है तो उस टाइम पे खर्चे का प्रावधान उसमें है। फिर इवन जब आपका केस फाइनली डिसाइड हो जाता है तो उसमें जो है एक जैसे लंप सम में अगर आप बोलें तो एक खर्चा मिल सकता है, या मंथली भी आपका खर्चा लग सकता है जी। और इवन जो है किसी बच्चों की कस्टडी जो है वो भी जो है उस एक्ट में गवर्न होती है। बच्चों की कस्टडी के संदर्भ में कैसे मतलब ये जो महिलाओं के कानून है उनको सुरक्षा देते हैं? जैसे आपका पहले तो ऐसा माना जाता था कि जो फादर है ही इज़ द ओनली नेचुरल गार्डियन। बिल्कुल जी। बट आज की डेट में जो है उन महिला और पुरुष को दोनों को जो है बराबर माना जाता है कि दोनों जो है वो नेचुरल गार्डियन जो है किसी भी बच्चे के हैं जी। तो इसमें जो है जैसे 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसको तो माता की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो तो दिखती बात है कि उसकी जो कस्टडी वो माता के पास ही रहेगी। बट इवन उससे बड़े भी जो जैसे बच्चे हैं तो वो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कि वो कहाँ पे ज़्यादा सेफ हैं उनकी इस को ध्यान में रखते हुए जो है कस्टडी डिसाइड की जाती है। जी मैम, अक्सर अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी मतलब शादी के बाद अगर केस कोर्ट में जाता है, तलाक के लिए महिला अर्जी डालती है और ऑब्वियसली इस केस को सेटल होने में समय तो लगता है, तो इन द मीन टाइम महिलाओं के अधिकार क्या कोई ऐसे भी हैं कि उस दौरान भी उसको कोई सुरक्षा देते हैं आर्थिक रूप से या पारिवारिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से, उसके साथ कोई भी ऐसा भेदभाव ना हो, उसकी प्रताड़ना ना हो? जैसे महिला जब भी कभी डिवोर्स करती है तो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सेक्शन 24 जैसे जो है सेक्शन 24 में जो है ड्यूरिंग पेंडेंसी आप जो है खर्चा क्लेम कर सकती हैं जो महिला है जी। और उसके अतिरिक्त जो है जब केस डिसाइड हो जाता है तो सेक्शन 25 में जो है उनको परमानेंट एलिमनी का प्रावधान है जी। और जो महिलाओं जो उसको जो खर्चा लगेगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो देखते हुए और साथ में जो है हस्बैंड की कितनी इनकम है उसको देखते हुए और उसको उसके मद्देनज़र जो है कोर्ट खर्चा महिला को देता है, दिलवाता है जी। और अगर महिला खुद कमाती है, खुद वो कार्य क्षेत्र में कहीं भी उसका अपना व्यवसाय है या जॉब करती है, तो क्या तब भी वो एलिमनी की अधिकारी रहती है? बिल्कुल, क्योंकि ये देखा जाता है अगर मान लो जैसे एक महिला कमा रही है, बेटा मान लो अगर ऐसे वो 6,000 रुपये कमा रही है, उसका हस्बैंड जो है वो लाख रुपए कमा रहा है जी। तो इस सिचुएशन में जो है उसका स्टेटस को देखते हुए जो महिला को खर्चा लग सकता है। तो ये टोटल जो है दोनों की फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के जो है महिला को खर्चा लग सकता है। जी रिंकू कॉल, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी विवाहित दंपति है या वो अपनी मनचाही संतान लेने के लिए या फिर लड़की अपने संतान के रूप में ना चाहने के लिए गर्भपात के लिए जो है वो पत्नी को या महिला को मजबूर करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में क्या कोई कानूनी सुरक्षा हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें मिली हुई? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है प्रिवेंशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट बनाया हुआ है जी, जिसके अंतर्गत अगर बाय चांस जैसे ये जो आपको जैसे अगर आपने देखा भी होगा कि बोलते हैं जी भ्रूण हत्या जो है
वो एक जघन्य अपराध है और उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। उस एक्ट के अंदर जो है सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो कैसे मतलब एक जो गर्भवती महिला है उसको इस जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ खड़े होने के लिए उसको कैसे जो है इनिशिएट करना चाहिए ताकि जो उस पर दबाव डाल रहे हैं कर्ण भ्रूण हत्या के लिए उनको सज़ा मिल सके, उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए तो जो है महिला को पुलिस में ही कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जी जी। तो क्योंकि वो वही जो है फिर आगे उनके अगेंस्ट में जो है एक्शन ले सकते हैं। जी। कोई भी महिला अगर मान लो कानूनी सहायता लेना चाह रही है, जैसे अभी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ FIR करती है या कोर्ट में जाना चाह रही है या उसका कोई भी दूसरा कानूनी रूप से सलाह वो लेना चाह रही है, तो इन द मेन टाइम मान लो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील हायर कर सके, तो कानूनी सहायता देने के लिए भी क्या कोई महिलाओं को अधिकार है मिले हुए? बिल्कुल, जो इसमें जो है महिलाओं को फ्री लीगल एड की सुविधा प्राप्त है जी। तो वो कभी भी जो है उसके लिए जो है फ्री लीगल एड के लिए जो है अप्लाई कर सकती है। उसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा और उसका लाभ कैसे वो ले सकती है? जैसे हर कोर्ट में जो है ये वहाँ पे जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने बना के रखे हुए हैं ये जो जी, है जी। ना, तो वहाँ पे जाकर जो है उनको एक एप्लीकेशन देनी है फ्री लीगल एड के लिए जो है। जी। तो लीगल एड के ऑफिसेज जो हैं वो हर जगह पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, हर जगह पे लीगल एड के ऑफिसेज हैं। हाँ जी मैम, अक्सर देखते हैं कि माँ बाप के जितने भी बच्चे, चाहे लड़का है लड़की है, समान रूप से संपत्ति पर उनका अधिकार रहता है, लेकिन ये देखा जाता है कि शादी के बाद लड़की का जो अधिकार है वो संपत्ति से अक्सर उनको नहीं मिलता है। तो क्या कोई संपत्ति का अधिकार भी वर्तमान में हमारे देश की महिला को प्राप्त है? बिल्कुल, जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके अंतर्गत महिलाएं और जो पुरुष हैं, जैसे बेटा और बेटी, वो अपने पिता की संपत्ति में बराबर के हकदार हैं। जी जी। और जो है इवन जैसे 2005 से पहले ऐसा होता था कि जो फीमेल्स थी वो पार्टीशन के लिए नहीं बोल सकती थी, जैसे जी। कि एक उनको तभी जब पार्टीशन होगा तो उनका शेयर उनको तभी मिलेगा। बट अब 2005 में जो कानून आया है तो उसके अंतर्गत इवन वो पार्टीशन के लिए पार्टीशन भी क्लेम कर सकती हैं। जी। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कहाँ उसका अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि अक्सर सभी महिलाओं को ये जानकारी नहीं होती है कि वो प्रॉपर्टी का अधिकार तो उन्हें है, लेकिन उसका लाभ कैसे ले सकती है? उसके लिए उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी। जैसे आपका सिविल कोर्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में से शुरुआत होती है इनके केसेस की, तो जो है वो उनको सिविल कोर्ट में जो है इन केसेस के लिए जाना पड़ेगा। जी। और एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि कई बार महिलाओं के द्वारा भी अपराध हो जाते हैं, किसी भी तरह का अपराध हो, तो ऐसे में जब पुलिस आती है उनकी कस्टडी लेने के लिए, तो कस्टोडियल राइट्स उनके क्या रहते हैं? महिलाओं को जो इस उसमें जो राइट्स दिए गए हैं, जैसे एक तो पहले कि उनको शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जी। और जब जैसे उनको अरेस्ट किया जाता है तो उनका जैसे जो पर्सनल सर्च रहती है तो वो एक फीमेल पुलिस ऑफिशियल के द्वारा ही होगी। तो इस तरह के जो है उनको अधिकार हैं और उनको जो है वहाँ पर भी जो है डिग्निटी और डिसेंसी फॉलो की जाएगी। जी। और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जैसे मान लो किसी भी महिला के साथ शारीरिक शोषण होता है समाज में या कहीं भी, तो उस केस में अक्सर ये देखते हैं कि जब उसकी मान लो मेडिकल जांच होती है या जो भी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उस संदर्भ में महिलाओं के क्या अधिकार रहते हैं? उसमें भी जो है जैसे जांच की बात अगर करें तो ऐसा कानून है कि जो उनको उसकी जो मेडिकल जांच जो करेगी वो एक फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए। जी। और जैसे उसको जो है जैसे सुरक्षित उसको जो है पुलिस ऑफिशियल, जो फीमेल पुलिस ऑफिशियल जो है सुरक्षित लेकर आएंगी जैसे है, तो वो सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा उनका। जी। मैम, अक्सर हम बात करते हैं कि जो संवैधानिक रूप से महिलाओं को एक समानता का अधिकार मिला है, चाहे समाज में आने जाने का हो या कार्य करने का हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में वो काम करती हो, तो वर्क प्लेस पर काम करते वक्त महिलाओं के साथ कोई हिंसा ना हो और किस तरह का उनको जो है अधिकार कार्य क्षेत्र के संदर्भ में मिला हुआ है? जैसे आपका अगर हम देखें कि वर्क प्लेस में जो है, एक तो सबसे पहले है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे वन रेम्यूनरेशन एक्ट,
जैसे बोलते हैं कि जो एक मेल को जितना पे किया जाता है उस कार्य के लिए फीमेल को भी उतना ही पे किया जाना चाहिए जी। इसके अतिरिक्त जैसे है फीमेल्स को जो है वहाँ पे जो वर्क प्लेस पे सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड कराए जाएं। फिर जैसे जहाँ पे अगर फीमेल्स 30 से अधिक फीमेल्स हैं तो वहाँ पे क्रच की सुविधा रहे। इवन आपका एक है जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, तो अगर वर्क प्लेस पे जो है अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल एडवांसेस होती हैं तो इन दैट इवेंचुअलिटी जो है उसमें पनिशमेंट का प्रावधान भी है। ये वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के संदर्भ में कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो इसमें कवर होते हैं, किस हद तक मतलब उसके साथ छेड़खानी को जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा? अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई अगर सेक्सुअल एडवांस कुछ भी है, इवन जैसे अगर कोई गंदा गाना भी गाता है, इवन जैसे उसका बिहेवियर जो है उस तरह का जैसे रहता है, वो गलत कमेंट्स करता है तो वो सेक्सुअल एडवांसेस में ही आएगा जी। तो वो जो है व्यक्ति जो है पनिश उसको किया जा सकता है अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है। और इसमें जो है वर्क प्लेस में जो है कमेटीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पे महिलाएं जो है कंप्लेंट कर सकती हैं। जी मैम, अब कार्य क्षेत्र से बाहर अगर हम समाज में आते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि कई बार सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में या बस में चढ़ते उतरते मतलब ईव टीजिंग या अभद्र तरीके से छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी बच्चियों और महिलाओं के लिए कानूनी रूप से क्या सुरक्षा और प्रावधान है? इसमें जो है आपके जैसे आईपीसी की डिफरेंट धाराओं में जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं। इवन जैसे कि अगर कोई आदमी जो है अगर कोई कंप्लेंट करता है कि जी घूर रहा है जी, तो 2 मिनट से अधिक समय तक अगर घूमता है तो घूर रहा है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है, वो भी हरासमेंट में आता है। और फिर जैसे अगर महिला की मर्जी के खिलाफ उसको फॉलो कर रहा है जिसे स्टॉकिंग आप बोलते हैं जी, तो 354D में जो है उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है जी। तो स्टॉकिंग है, वॉयरिंग है, तो ये 354A से लेके 354D तक जो है इसमें पनिशमेंट्स जो हैं दी गई हैं। कितनी मतलब सज़ा का इसमें प्रावधान है? इसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान हो सकता है जी। हाँ मैम, अक्सर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, क्योंकि भारत एक ग्रामीण देश है, गाँव में ज़्यादा आबादी रहती है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष रूप से कानूनी अधिकार बने हुए हैं? ग्रामीण महिलाओं के स्पेशल कोई अधिकार नहीं है जी। महिला चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो जी, सब महिलाओं को समान अधिकार भारतीय कानून द्वारा दिए गए हैं जी। बिल्कुल। हाँ, महिलाओं में कानून के जो अभी तक कानून बने हुए उसमें आपको क्या लगता है कि क्या कोई संशोधन या सुधार की कोई ज़रूरत है? वैसे सुधार की तो हम क्या बात कर सकते हैं, बट हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली आजकल जो है इन कानूनों का मिसयूज़ भी हो रहा है जी। तो थोड़ा सा वो एक विचारणीय विषय है जी जी, कि जैसे उस मिसयूज़ को कैसे रोका जाए जी। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर जैसे मान लो एक कंप्लेंट प्राइमा फेसाई अगर ये पता चलता है कि ये झूठी है कंप्लेंट, तो उस संदर्भ में फिर जो कोई एक्शन जो है झूठी कंप्लेंट के लिए महिला के खिलाफ भी लिया जाना चाहिए, तो ऐसा कोई कानून में प्रावधान होना चाहिए जी। श्रीमती रिंकू कौल, आप हमारे आज के कानूनी सलाह में सम्मिलित हुए और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के विषय में आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अनुमति दीजिए आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद।